हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपको क्या अनुप्रयोग है, इसका क्या यूज है। तो इसको हम लोग 12th को देखें, उससे पहले हम लोग 10वां के पास चलते हैं। 10वां में आप इस बात को जानते हैं, 10वां के बाद को ही 10वां में आप पढ़े थे एक्स वाई का मान निकालना, उसी बात को थोड़ा यहाँ आगे लेके चलेंगे। क्या है, आप वहाँ 10वां में पढ़े थे कि कॉन्सिस्टेंट, और जैसे कि अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि एक हल होगा कि अनेक हल होगा, उस समीकरण को क्या कहते हैं, आश्रित सब क्या होता है, ऐसा ऐसा आप पढ़े होंगे। देखिए 10वां में क्या पढ़ के आए हैं, देखिए 10वां में आप पढ़ के आए होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसा पढ़ के आए हैं। उसके बाद ऐसा भी पढ़ के आए होंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये 10वां में आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, और क्या पढ़ के आए हैं, ये भी पढ़ के आए हैं आप कि क्या पढ़ के आए हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2। ये बराबर नहीं होता है तो क्या होता था, इसका होता था एक हल, है ना। एक हल यानी इसको हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। आपको याद आ रहा होगा ये कहानी 10वां की कहानी है ना। ये कहानी किसकी है, 10वां की कहानी, यानी अगर यूनिक हल हो जाएगा तो इसका एक हल होगा, केवल एक हल। अच्छा, यही बात ये सब बराबर हो जाए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, सारा इसके होते थे अनेक हल, है ना। क्या होते थे इसको, अनेक हल, यानी इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ करते थे। अब इसको वहां 10वां में देख के आए हैं, फिर आप क्या देख के आए हैं वहां कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है अगर c2 बट्टा c2, तो इसके कोई हल नहीं, इसके कोई हल नहीं, यानी इंग्लिश में बोले तो नो सॉल्यूशन। इस बात को आप पढ़ के आए हैं 10वां में। ठीक है, इसी बात को इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और इसी बात को, और जब हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहां ये ऐसा करके कुछ सवाल आता था। कैसा, ये जो सवाल होता था ऐसा करके होता था, कैसा, x प्लस वाई बराबर 6, या फिर ये होता था x माइनस वाई बराबर 12, ऐसा करके कुछ होता था। तो अपना x और y का वैल्यू हम लोग निकालते थे। तो वहां वैल्यू निकालने का 5-6 तरीका था। एक था ग्राफ विधि, 4 तरीका था। एक था ग्राफ विधि, फिर था प्रतिस्थापन विधि, फिर था एलिमिनेटर मेथड, ऐसा करके वहां तरीका था, वह हम लोग बना रहे थे। यहाँ ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही बात, इसी को थोड़ा यहाँ एक्स वाई में है, तो यहाँ हम लोग एक कदम और आपको ले चलेंगे आगे, यानी यहाँ सिर्फ 2 वेरिएबल है, इसमें हम लोग 3 वेरिएबल की चर्चा करेंगे। और वहां हम लोग ग्राफ विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से या फिर इलिमिनेट विधि से उसको हम सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कौन विधि से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट विधि से या मैट्रिक्स विधि से हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। काम वही है, या थोड़ा इसका बात बदल जाता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यही देख रहे थे। ठीक है, तो जिसका देख रहे थे, ये जो था, जिसका हल हो रहा था एक हल या अनेक हल, जिसका एक हल या अनेक हल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। और जिसके कोई हल नहीं होते हैं इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, और आपका किताब आगे बढ़ाया है तो हम भी थोड़ी इसको अब आगे ले चल रही है। 10वां में था, 10वां में पढ़े थे ऐसा समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, उसको हम लोग विरोधी बोलते हैं। ये हो गया इनकंसिस्टेंट। जिसका एक हल होता है उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जिस सोल्यूशन का हल होता है, जिस सोल्यूशन को सोल्यूशन हो सकता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी, और जिसका नहीं हो सकता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में चर्चा हुई थी। और वहां यहाँ इस तरह का कोई सोल्यूशन था 2, हम लोग इसमें आगे ले चलते हैं। आपको 11th क्लास में जो दिया गया है उसी के बारे में आपको ले चलते हैं। तो वहां हम लोग प्रतिस्थापन विधि से या ग्राफ विधि से या अन्य विधि से वहां हम लोग एक्स वाई का मान निकाल रहे थे। यहाँ हम लोग डिटर्मिनेंट विधि से निकालेंगे, बस काम इतना ही है। ठीक है, आइए आपको 11th क्लास में ले चलते हैं। 11th क्लास क्या कह रहा है, 12th क्लास, आइए देखते हैं। तो 10वां के बाद को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग इसके बाद को अब देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में सिस्टम इसलिए क्योंकि बहुत सारा है। तो 10वां में हम लोग जहाँ a1x प्लस b1y वहीं तक देख रहे हैं, तो यहाँ में हम लोग थोड़ा c1 ऐड किए, मतलब एक स्टेप हम लोग इसको और आगे बढ़ा के देखे हैं। यानी यहाँ हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तो उसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर, ठीक है। ऐसा कोई आपका 3 इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा कोई आपका 3 इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा करके इसमें कौन देखिए किसका रोल निभाएगा सो देखिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको, अभी तो हम लोग वहां चल रहे हैं डिटर्मिनेंट के पास चल रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या 2-3 बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ देखिए ए हम लोग किसको लेंगे, ठीक है। तो ए हम लोग इस वाले को लेंगे, किसको, इसको लेंगे हम लोग। ये देखिए पहले इस वाले को, यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, यानी हो जाएगा a1 a2 हो जाएगा a3, फिर उसी तरह यहाँ से ये निकल जाएगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा b1 b2 b3। उसी तरह यहाँ से हम लोग c1 वाले को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो c1 c2 c3, इसको हम लोग कहेंगे a, इसको हम लोग क्या कहेंगे a, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे a। अब फिर यहाँ से देखिए x y z है, तो यहाँ से x बराबर हम लेंगे x y z, ये ले लेंगे हम लोग। इसको कॉलम वाइज लेंगे, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लेंगे हम लोग, ठीक है। देख लिए। और ये जो है फाइनली बी हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। बी हम लोग इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, d1 d2 d3। इसका क्या काम है हम लोग को आगे आपको बताते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए इसको कैसे लिखेंगे। ये जो इक्वेशन आपको दिया गया होगा, ये जो कांस्टेंट दिया होगा उसको हम लोग डिटर्मिनेंट मानेंगे। डिटर्मिनेंट में आप देखे रहे थे, या मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इसको हम लोग देखे रहे थे, ऐसे कुछ लेके इसको हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा कांस्टेंट होता था, यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो पहला है a1 a2 a3 ऐसे लिखेंगे, b1 b2 b1 b3, और इसके बाद यहाँ हम लोग x का वैल्यू हम नहीं मानेंगे x y z, और इसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। और b को हम लोग यानी ये वाला हम लोग मानेंगे। तो यहाँ से अपना आ जाएगा कौन चीज, अपना आ जाएगा a, और ये हो जाएगा अपना x, और ये हो गया b, ax, ठीक है। और ये अपना हो गया b यहाँ तक, ठीक है। ये जो हम इसको लिखेंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे। ए देखिए ये हो गया ए, तो ये हो गया ए, ठीक है। ये जो x है तो ये हो गया x, है ना। और बराबर हम लोग इसको लिखेंगे b। यहाँ इस तरह से कुछ कहानी चलेगा, ax प्लस b, है ना, ax प्लस b कहानी चलेगा। और इसमें क्या, एक लाइन हम लोग इसको और देखिए ax प्लस b, और यहाँ से आपको निकालने के इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा काम करेंगे, और इसमें हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली हमको यहाँ x y z का वैल्यू निकालना है, किसके सहायता से, तो इन्वर्स के सहायता से। इन्वर्स की सहायता मतलब क्या, देखिए यहाँ सीधा सीधी मतलब है, जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, जब भी हम लोग इसको क्या करेंगे, इन्वर्स की सहायता से इसका हम लोग वैल्यू करेंगे, किसका, x का, ठीक है। तो देखिए आप वैसे भी देखिए उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वैसे इसको आपको हम अभी आगे फिर पढ़ा रहे हैं एक तरीका से। लेकिन अगर वैसे भी देखिएगा, यहाँ देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b बटा a, आप जानते ही है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या, ये हो जाएगा x बराबर b, ये हो जाएगा a इनवर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा b i a इनवर्स। यानी फाइनली देखें, इसमें जो हम लोग x का जो वैल्यू निकालेंगे, इस x का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे, कैसे, a इनवर्स b करेंगे। यानी यहाँ से x का मतलब, x का वैल्यू मतलब कैपिटल X मतलब क्या आता है, कैपिटल X का वैल्यू मतलब x y z का जो हम वैल्यू निकालेंगे, तो इस तरीका से वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीका से तो a इनवर्स, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फिर चलेंगे पुराने वाले कहानी में। पहले एलिमेंट का निकालेंगे माइनर, फिर माइनर का निकालेंगे कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो निकलेगा एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या था। एडजॉइंट का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इतनी सारी कहानी इसमें चलेगी चैप्टर में, इतना सारा कहानी निकालेंगे, तब अपना जो हो जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू चलाएगा। यानी जो सिस्टम इक्वेशन है, इसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको निकालना है। फिर से सुनिए कहानी एक बार, इसको कहानी से क्या था कि 10वां में जैसे हम लोग बना रहे थे a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, ऐसा करके यहाँ थोड़ा कहानी बदला है। क्या हो गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। इस तरह से इसमें 3 इक्वेशन दिया गया है, लेकिन हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालना है। जो पहला मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स, तो इसका जो कांस्टेंट एलिमेंट है उसको लिखेंगे, यानी a1 a2 a3 b1 b1 b3 ऐसा करके।
और कैपिटल एक्स जो लिखेंगे, ये कैपिटल एक्स होगा, है ना। कैपिटल एक्स जो हम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे कॉलम के हिसाब से, यानी इसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। ये जो D1 D2 D3 है उसको हम लोग बी मानेंगे, यहाँ D1 D3 बी मानेगा, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन होता है ax प्लस ax बराबर बी। यहाँ आपको कैपिटल एक्स का वैल्यू चाहिए, कैपिटल एक्स यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो कुंजी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा तो ऊपर जाने पर रिवर्स होता है। तो एक्स बराबर हो गया बी इंटू ए इनवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ऐसे भी। तो फिर आपको यहाँ इस तरह से एक्स का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स वैल्यू आने का मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना, ठीक है। तो यानी आपको इसमें चाहिए होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आने का मतलब आपको फिर ले चलेंगे हम लोग पीछे, कहाँ, एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर, फिर माइनर का हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो अपना क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा, ठीक है। और जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो फिर इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, इनवर्स। यानी इतना काम, यानी इस चैप्टर में जितना सारा बात आप पढ़ के आए हैं, सारा कंसेप्ट का हम लोग यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बात था। इसमें फिर आप इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट है, आइए हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक बार देखिए इसको, अब देखिए, अब इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उस थ्योरी वाला पोर्शन को हम लोग एक बार देख लेते हैं लिटरली। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें दो बातें, दो टाइप के होगा, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम ये हो गया जिसके सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन यानी जिसको हम लोग हल कर सकते हैं, जिसका हल होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। जिसका हल नहीं होगा, जिसका हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंस हो गया तो सॉल्यूशन होने का कोई बातें नहीं है। तो इनकंसिस्टेंस होगा कैसे, तो आप वहां जो पढ़ रहे थे, कहाँ, 10वां में जो पढ़े हैं, जिसको इसी को हम लोग वहां बोल रहे थे, कौन जी, विरोधी। चेक करने का तरीका ये था ना, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा, तो ये होता था विरोधी। अब विरोधी का कोई हल नहीं होता था, इसको हम लोग देख चुके थे 10वां में, अगर देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर ये कंसिस्टेंस होगा तब इसके फिर सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन दो प्रकार का होगा, या तो उसको यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसके कितने हल होंगे, एक हल। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया, या तो इसको कितने होंगे, एक हल, ठीक है। इसका या तो एक हल होगा, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। तो एक हल का 10वां में जो हम लोग पढ़े थे, तो इसका हम लोग पढ़े थे क्या, कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। ये बात वही है, इसलिए डरने की बात नहीं है। और इनफाइनाइट मतलब इसका सब होता था क्या, कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये सब बराबर होता था, जिसको हम लोग पढ़ते थे, जिसके अनेक हल होते हैं। तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके हल होंगे, जिसका हल होना पॉसिबल है। एक हो गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जिसके हम लोग हल होना पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी में देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर इक्वेशन पॉसिबल, जिसका इक्वेशन होना है कितना, वन और मोर, ठीक है। और फिर इसमें दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट में दिया हुआ है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इतना ही बात है। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। इसको हम लोग, जब कहानी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी, और आपको ये पढ़ना ही नहीं है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको बताने के लिए था, आपको हम चर्चा कर दिए। लेकिन जब सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, जब सिस्टम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से दो कहानी हो सकती है। एक ऐसा कहानी हो जाए जो केवल एक को हल हो जाए, और दूसरा ऐसा बात भी हो सकता है जिसका बहुत सारा हल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा हल हो सकता है जिसका बहुत सारा बात है। लेकिन इसमें आपके 12th चैप्टर में जो दिया है, 12th चैप्टर में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाला ही पढ़ेंगे, यानी आपको 12th क्लास में जो सवाल दिया हुआ है सो यूनिक सॉल्यूशन पर दिया हुआ है। इस सब का चक्कर आपको ज्यादा आपको आगे ले जाके नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन के हम लोग बारे में ही पढ़ेंगे। ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपको हम जानकारी दे दिए, ठीक है। आइए हम लोग फिर अब इसे आगे देखते हैं। इसका कुछ थ्योरम है, हम लोग इसको थ्योरम को देखते हैं। देखिए क्या कहता है थ्योरम। देखिए फिर आप यहाँ से कहानी देखिए, आपको हम इसका कुछ केस दिया हुआ है, थ्योरी आपको यहाँ से, तो ये तो कोई इक्वेशन दिया रहेगा, तो आप जानते हैं ये जो ए होता है, तो ये वाला होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3, ये अपना हो जाएगा ए। आप जानते हैं एक्स हो जाएगा
तो हम लोग इसको कॉलम वाई लिखेंगे, एक्स वाई जेड आप जानते ही है, और इसमें बी जो हम लिखेंगे इसको लिखेंगे किसको, D1 D2 D3 ऐसा करके, और फाइनली जो हम लिखेंगे इसको हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर ये होता है b, ये इसका इक्वेशन होता है, a इंटू एक्स बराबर ये होता है b। अब देखिए इसके बाद इसका कहानी हो गया खत्म। अब देखिए आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए कह रहा है इफ a इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, इफ केस a। अब देखिए इसके पहले इसमें चले आइए, आप इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है केस फर्स्ट, क्या कह रहा है, इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला बात वही होगा कि केस में कह रहा है कि इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए हम लोग देख रहे थे मैट्रिक्स को कैसा होना है, मैट्रिक्स को होना है, मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल टू 0 होना होता है, यानी ये होना होता है कौन चीज, नॉन सिंगुलर। हम लोग इसको देख चुके हैं पिछला वीडियो में कि अगर किसी चीज का हमको इनवर्स निकालना है तो मैट्रिक्स को A के 0 के बराबर नहीं होना होगा, यानी इसको कैसा होना होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका कह रहा है इनवर्स पॉसिबल है, नहीं तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन को देखिए, इसको डिराइव किया है हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए एनसीईआरटी दिया हुआ है ax बराबर b है ना, इसमें कह रहा है आप दोनों तरफ क्या कीजिए कि आप मल्टीप्लाई करिए किससे, a इनवर्स से, दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है a इनवर्स से। देखिए इधर भी कर दिए हम लोग a इनवर्स से, इधर भी हम लोग कर दिए a इनवर्स से, मल्टीप्लाई बोथ साइड इनवर्स। तो देखिए a इनवर्स इंटू a इनवर्स आपको देता है, आप जानते ही है, ये देता है अपना i इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा, इधर इसको आप ठीक से लिखिए तो हो जाएगा a इनवर्स b। तो जब इसको हम लोग आइडेंटिटी को x से गुना करेंगे तो x से रहेगा, तो x बराबर दे दिया आपको a इनवर्स b, यानी आपको यही आपको पहला केस दिया था, जो पहला केस को हम लोग इसको ऐसे ही ले चलेंगे। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ द सॉल्विंग द मैट्रिक मेथड। ठीक है, यानी इस तरीका से हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक मेथड के तरीका से हमको एक्स वाई का वैल्यू होना चाहिए। तो आप देखिए एक्स वाई ई एक्स देख रहे हैं, तो ई एक्स का मतलब ये हुआ, यहाँ देख रहे हैं ई एक्स का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो ई जो एक्स दे रहे हैं, ई एक्स क्या है, एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू, ई एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दशा में तो हम लोग सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे थे, तो आप उसको ग्राफ तरीका से बना रहे थे, या इसको प्रतिस्थापन विधि से बना रहे थे, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना रहे थे। लेकिन यहाँ हम लोग मैट्रिक्स के विधि का यूज करेंगे और हम लोग बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, इस तरीका से एक्स को निकालना होगा तो हमको पहले ए का इनवर्स चाहिए होगा, और ए का इनवर्स निकालेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना काम चल जाएगा। और आप जानते हैं कि देखिए, आप जानते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा। देखिए इनवर्स निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक बार देख लीजिए। इनवर्स जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे ही हैं, इनवर्स के लिए आपको पूरा चैप्टर ले चलना पड़ेगा। तो पहले चले आइए एलिमेंट के पास, आप एलिमेंट के पास चले आइएगा, तो आपको फिर निकालना पड़ेगा इसका माइनर फिर निकलेगा, तो फिर इसका निकलेगा आपको कौन चीज, कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर का आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज, है ना, कोफैक्टर का आप लोग जब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये इसका निकलेगा एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट करेंगे। तो इसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे अपना निकलेगा 1 इनवर्स, यानी इसमें पूरा चैप्टर को हमको रिकॉल करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को। ठीक है, और इसके बाद डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले चाहिए होगा ए इनवर्स, और जब ये ए इनवर्स चाहिए होगा तो हमको सिर्फ पहले एलिमेंट को ले जाएंगे, को फैक्टर को हम ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट निकलेगा। जब एडजॉइंट को हम लोग 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा निकलेगा, और फिर इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जब इतना निकल जाएगा तो बी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से अपना एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ जाएगा। इसमें इतना सारा बात है, ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए केस नंबर 2 भी दिया हुआ है, केस नंबर 2 देखिए, ये हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 2 देखिए, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2 देखिए। अब देखिए इसका ओवरऑल साथ साथ केस नंबर 2 भी हो जाएगी, यहाँ आपको कहानी हो जाएगी खत्म। पहली कहानी क्या हो जाएगा, यहाँ पहली देखिए कहानी कि पहला तो हम लोग ये देख रहे थे, कह रहा है कि पहले तो हम लोग इसमें देखिए जो कंसिस्टेंट होगा
इसमें उसी का हल होगा। वो हल होगा दो प्रकार से, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो उसका मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कोई ए है ना, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका देखिए अगर ये नॉन जीरो हो गया है तो एक इक्वल टू नॉन जीरो तो हो गया नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर हो जाएगा, तो हम लोग देख चुके हैं, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे नॉन सिंगुलर होता है। जब ये नॉन सिंगुलर हो गया तो इसी का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ये जानते हैं यार इसको। ये बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान बात है। देखिए ठीक है, फिर से हम बोले कि जब हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे थे, पिछले वीडियो में देखे हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं होता था तो उसी को हम लोग बोलते थे नॉन सिंगुलर। और उसी का क्या होता था कि इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो वही इनवर्स एग्जिस्ट करता था। और आप जानते थे इनवर्स, जब किसी चीज का इनवर्स कितना हो सकता है, एक हो सकता है, इसीलिए इसका सोल्यूशन कितना होता है, एक यूनिक हल होता है। क्योंकि इनवर्स किसी का, अब जब ये इनवर्स निकले उसका इनवर्स कितना निकलेगा, एक 5 का इनवर्स 1/5 तक कितना है, इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग जब नॉन सिंगुलर होता था तो नॉन सिंगुलर का इनवर्स कितना निकलेगा, एक निकलेगा। एक से ज्यादा तो इनवर्स हो नहीं सकता, इसीलिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट ए बराबर हो गया सिंगुलर, तब यहाँ थोड़ी कहानी कभी कभी बदलती है। वैसे इसका काम नहीं है, लेकिन आप थ्योरी में है तो आप इसको देखिए। तब हम लोग दो बातें चेक करेंगे। पहला क्या चेक करेंगे कि एडजॉइंट, जब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा, ये फिर बराबर नॉन जीरो हो जाएगा तो हो गया इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ कहानी यही खत्म हुआ कि जब ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो इसका हल नहीं होगा। हम जानते ही हैं कि कॉन्सिस्टेंट का हल होता है, इनकॉन्सिस्टेंट में कोई बातें नहीं है, तो इसका हल नहीं होगा, तो ये काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए और बी बराबर अगर जीरो दे देगा तो फिर यहाँ दो कहानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर देखिए नहीं है तो कहानी खत्म है, तो ज्यादा लफड़े नहीं है। लेकिन अगर बराबर दे दिया तो फिर दो कहानी हो जाएगी। एक कहानी हो जाएगा आपका कॉन्सिस्टेंट का, दूसरा कहानी हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट का। तो जब फिर इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ कहानी खत्म ही हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सिस्टेंट आ गया, अगर क्या हो जाए, कॉन्सिस्टेंट आ गया तो आपको इनफाइनाइट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली केस नंबर 2 क्या कह रहा था, फिर से समझिए, सिंपली बात है कि इसमें सिंपली बात कह रहा है कि कोई मान लीजिए मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये जीरो, अगर ये देखिए, इसको मिटाते हैं, ये सारा बात एक बार इसको लिख लीजिए, ग्राफ ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा एक बार हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए इसको समझिए। देखिए फिर से एक बार ओवरव्यू। जब हम लोग अभी पिछले चैप्टर में हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग क्या निकाले हैं, ए इनवर्स। ये जो फॉर्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स बी, ये तो आप जानते ही हैं। x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। यानी आपको सबसे पहले इसमें चाहिए होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स जब हम लोग निकाले हैं, आपको ये चाहिए कैसा, ये चाहिए ए नॉट इक्वल टू आपको जीरो चाहिए, है ना। ए नॉट इक्वल टू आपको जीरो चाहिए, यानी ये चाहिए आपको कैसा, नॉन सिंगुलर। ये आपको चाहिए नॉन सिंगुलर चाहिए। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर करने का मतलब, जब ए इनवर्स आप निकालते थे तो ए इनवर्स, तो एक इनवर्स कितना आंसर देता था, एक कोई आंसर देता था, एक आंसर होता था, एक उत्तर आता था। एक से अधिक किसी का इनवर्स निकालेगा तो एक ही ना उत्तर आएगा, क्या अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका जो सोल्यूशन होता है तो होता है यूनिक सोल्यूशन हुआ। ये कहानी यही समाप्त हुई। ठीक है, लेकिन अगर ये कहानी यही समाप्त हुई, लेकिन अगर क्या हो गया कि अगर डिटरमिनेंट ए बराबर जीरो हो गया, तब यहां से फिर दो कहानी हो जाएगी। ठीक है, यहां से फिर दो कहानी हो जाएगी। डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो यहां से दो कहानी हो जाएगी। पहली कहानी क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। अगर ये फिर नॉन जीरो हो जाएगा, फिर ये क्या हो गया, नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, और यहाँ एक कहानी यही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर इसका हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी निकाले, ठीक है, ये बराबर जीरो हो गया, इसकी फिर दो कहानी होगी। एक हो गया इसका, फिर होगा इसका हो जाएगा फिर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसका फिर हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। पिछला वीडियो वही था, जब ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो कहानी यही खत्म हो गई। तो ये जो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इसी का होगा आपको मेनी सॉल्यूशन। इसी का होगा आपको मेनी सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। इसका कितना होता है, मेनी सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन होने के लिए तो आसान था, कोई बात नहीं था। अगर आपको मिनी सॉल्यूशन कहेगा तो इसका मतलब समझिए कि इसका कितना आएगा, जीरो।
और 0 में फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बी से गुना करना पड़ेगा, फिर ये आगे कॉन्सिस्टेंट आपको यहाँ चलेगा। लेकिन आपको इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है तो सिंपली यूनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इतना आपको लंबा चौड़ा जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये इसका था 4.6 चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका ये फुल्ली कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो में इतना ही, ये था वीडियो नंबर 18। वीडियो नंबर 19 में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद उसका सवाल देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।